हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 5th सेमेस्टर में। और उनकी जो बुक है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, उसकी यूनिट फर्स्ट के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कालजी ग्रंथ एवं अध्ययन के विभिन्न उपागम। ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका, इसका फर्स्ट पार्ट में बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो भाई, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पार्ट फर्स्ट में बात करा था गौरव ग्रंथ क्या होता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या बताया गया, और गौरव जो ग्रंथ है उसकी उपयोगिता के बारे में, और साथ ही साथ उसकी व्याख्या और उसकी समस्या के बारे में भी हमने रीड किया था। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो अपना ऐतिहासिक उपागम, मतलब देखो इसमें ना हम उपागम के बारे में जानेंगे, ठीक है, उपागम क्या होता है, ठीक है, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उपागम होता क्या है। देखो, उपागम मतलब होता है एक तरीके से, ये तरीका ही होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है तरीका। मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ कलेक्ट करने का तरीका, ठीक है, कुछ भी कर कोई भी काम करने का तरीका। तो मतलब उस एक तरीके से हम कह सकते हैं ये तरीका है। उपागम को हिंदी में हम कह सकते हैं तरीका, ठीक है। तो इसमें पता है क्या बताया गया, ऐतिहासिक उपागम मतलब बहुत सारे उपागम होते हैं। देखो जैसे, तो उपागम के जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे प्रकार होते हैं, मतलब तरीके के, जैसे कि ऐतिहासिक उपागम, उत्तर आधुनिकता उपागम, ठीक है, और साथ ही साथ थर्ड है अपना नया ऐतिहासिक उपागम, और चौथा होता है मार्क्सवादी का उपागम, पांचवा महिलावादी उपागम, छठा जो होता है सर्वाधिकवादी उपागम, और सातवां जो होता है मनो विश्लेषणात्मक उपागम, ठीक है। तो ये अपने 7 प्रकार हैं किसके, उपागम के, मतलब तरीके, ठीक है। ऐतिहासिक उपागम में कुछ बताया गया, तो उत्तर आधुनिकता जो उपागम है उसमें कुछ बताया गया है। तो अलग अलग प्रकार के कितने होते हैं उपागम, 7। तो हम इसको इसी वीडियो में डिफाइन करेंगे जो 7 उपागम है, और इनके बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ऐतिहासिक उपागम क्या होता है। ऐतिहासिक उपागम समाजशास्त्र के ज्ञान में विश्वास करता है। तो ये जो उपागम है ऐतिहासिक उपागम, वो जो समाजशास्त्र होता है उसके ज्ञान में विश्वास रखता है, मतलब नॉलेज पे विश्वास रखता है। कोई भी गौरव ग्रंथ अपने युग के बौद्धिक विकास, मतलब बुद्धि का विकास का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। मतलब वो क्या करता है, एक तरीके से समाज का ज्ञान, ठीक है, वो समाज को देख के चलता है। और साथ ही साथ दूसरी बात इसमें ये है कि कोई भी गौरव ग्रंथ अपने युग के बौद्धिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अगर समाजशास्त्र के ज्ञान में विश्वास रखता है तो वो जो ग्रंथ है, ठीक है, कोई सा भी गौरव ग्रंथ हो सकता है, अपने युग के बौद्धिक विकास, मतलब अपने समय का जो भी उससे रिलेटेड, मतलब लोगों के अंदर मेंटेलिटी होती है उसका विकास करने की कोशिश करता है, ठीक है। कि जैसे मान के चलो, पहले के समय लोग यूट्यूब भी नहीं चलाते थे जब छोटे छोटे थे, लेकिन आज क्या है, छोटे से छोटा बच्चा भी यूट्यूब चला लेता है, ठीक है, और बाकी फ़ोन ऑपरेट करना भी आता है उन्हें। तो इसे हम काउंट कर सकते हैं बौद्धिक विकास में। मतलब आज के बच्चों की मेंटेलिटी मतलब पहले की तुलना में क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और इसी के अंदर जो ऐतिहासिक उपागम है, इसमें ये बताया गया कि अपने युग के युग के अनुसार वो क्या करता है, बौद्धिक विकास करने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसा कि अपने बता रखा है ऊपर की लास्ट वाले वर्ड में और स्टार्टिंग जो सेकंड है उसके फर्स्ट वाले वर्ड में, वह उन ऐतिहासिक शक्तियों को समझने में सहायता देता है, ठीक है। ऐतिहासिक शक्तियाँ जो होती है उसको समझने में उनको हेल्प भी मिलती है, ठीक है। ऐतिहासिक उपागम मतलब कि एक तरीके से वो है कि एक तरीका है इतिहास को जानने का, ठीक है। तो ऐतिहासिक उपागम के थ्रू हम ना इतिहास को जान सकते हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, समाजशास्त्र के ज्ञान में विश्वास रखते हैं, ठीक है। अगर कोई इतिहास की खोज करता है या इतिहास को जानने की कोशिश करता है तो, ठीक है, इतिहासकार हो गए बहुत सारे होते हैं। तो कोई भी गौरव ग्रंथ अपने युग के बौद्धिक विकास में भी क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। वह उन ऐतिहासिक शक्तियों को समझने में सहायता देता है जो किसी युग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो वो उन, देखो ऐतिहासिक इसके अंदर बताया गया, बस सिंपल बात ये है कि बौद्धिक विकास पर ध्यान देता है समय के, मतलब आज का समय जो है उसमें मेंटेलिटी देखे बच्चों में तो पहले के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है, बौद्धिक विकास अगर देखे तो। दूसरी बात अगर हम करें, अगर तुम इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हो या कोई व्यक्ति खोज पर निकलता है
तो वो ऐतिहासिक शक्तियों पे ध्यान देगा, मतलब बेफिजूल की जो चीज़ें होती हैं उन पर ध्यान नहीं देगा। वो केवल इतिहास को एक ऐसी चीज़ ढूंढेगा, शक्तिशाली चीज़, जिससे पूरे इतिहास का वर्णन किया जा सके, मतलब जिससे ना पूरी बात पता लग जाए कि यहाँ पर क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था। ठीक है, तो जो किसी युग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो वो ऐसी ऐतिहासिक शक्तियों को समझने की कोशिश करेगा, और वो किसके थ्रू हो सकता है, ऐतिहासिक उपागम के थ्रू। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अभी की जो लैंग्वेज है फोर्थ सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, सॉरी कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो फिफ्थ सेमेस्टर की थोड़ी टफ बता रखी है। ठीक है, तो देखो ऐतिहासिक परिस्थितियों के ज्ञान के कारण, मतलब अगर तुम्हें इतिहास की जो भी कंडीशन है पता लग गई कि पहले क्या हुआ था, उसके कारण अगर तुम्हें नॉलेज मिल जाती है तो उसके कारण क्या होता है, ग्रंथों की व्याख्या करना आसान हो जाता है। ठीक है, मतलब जो ग्रंथ होते हैं ना, अगर मान के चलो कोई व्यक्ति है वो इतिहास के अगर परिस्थितियों को समझ जाता है, ठीक है, कि उस समय क्या हुआ था या उसे नॉलेज मिल जाती है, तो जब भी वो पढ़ेगा, टफ लैंग्वेज भी होगी तो उसकी व्याख्या वो आसानी से कर सकता है। ठीक है, अगर उसको स्टोरी पता हो तो। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को महाभारत की स्टोरी, जैसे महाभारत अभी इतिहास बन चुका है, अगर किसी को महाभारत की स्टोरी पता है तो वो क्या कर सकता है, महाभारत की पहले अगर उसको पता होगी ना, तो अगर वो बुक पढ़ने की कोशिश करेगा तो अगर वो टफ लैंग्वेज में भी होगी तो भी उसको वो पढ़ सकता है, मतलब उसको कुछ ना कुछ तो समझ आएगा। लेकिन इतना है कि आसानी से आ जाएगा, थोड़ा टफ लगेगा लेकिन आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो अगर किसी को भी ऐतिहासिक परिस्थितियाँ या फिर अगर उसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो उसको व्याख्या करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मतलब डार्क अबाउट इट है, वो इस बारे में जो टॉपिक वो पढ़ रहा है, ठीक है, या जो भी इतिहास वो पढ़ रहा है, तो उसको व्याख्या करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, एक तरीके से उसके लिए समस्या बन जाएगी। आगे देखते हैं अब क्या बताया गया। ऐतिहासिक उपागम ये समझने का सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, ये ऐतिहासिक उपागम मतलब कि इतिहास को जानने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि राजनीतिक दर्शन के चिंता के विषय कौन कौन से थे, ठीक है, और एक बौद्धिक उद्यम के रूप में उसका क्या चरित्र था। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, अगर इतिहास के बारे में जानना है तो ऐतिहासिक उपागम सबसे बढ़िया तरीका है, पहली बात। दूसरी बात इसमें बोली गई है, जो हमने पर्पल लाइन दिख रही होगी उसके अंदर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, राजनीतिक दर्शन के चिंता के विषय, मतलब उस समय जब इतिहास को जानने की कोशिश की जा रही है तो उस समय राजनीतिक दर्शन मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड चिंता के विषय कौन कौन से थे, मतलब उस समय पॉलिटिक्स में क्या क्या दिक्कत आती थी, ठीक है, लोगों का क्या क्या समस्या होती थी, और साथ ही साथ एक बौद्धिक उद्यम के रूप में उसका चरित्र क्या था। ठीक है, और एक समझदार इंसान, ठीक है, जो मतलब कि हमेशा सोच बोझ के साथ ही क्या करता है, कोई निर्णय सुनाता है, या फिर एक बौद्धिक मतलब कह लो ज्ञानी, ठीक है, उसके अनुसार उसका चरित्र क्या था। ठीक है, बस उसके बारे में बताना है, तो आपको ऐतिहासिक उपागम के थ्रू इतिहास को समझने में आसानी होगी। दूसरी अगर हम बात करें, ऐतिहासिक उपागम इतना ही था। ठीक है, इसको आप जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब करा तो आप थोड़े एग्जाम्पल के थ्रू इसको थोड़ा और लेंथ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड बताया गया उत्तर आधुनिक उपागम। ठीक है, उत्तर आधुनिकता उपागम कह लो या उत्तर आधुनिक उपागम कह लो, बात एक ही रहेगी। ठीक है, दूसरी बात इसमें देखो अब क्या है, दूसरे वाले में ये भी एक मतलब कि एक तरीका है उत्तर आधुनिक उपागम। इस दृष्टि की उत्पत्ति का हिगलवादी और मार्क्सवादी की असफलता को जाता है, मतलब इसका श्रेय जो है ना, ये जो नज़रिया है, तरीका, इसका श्रेय किसको जाता है या इसको जन्म किसने दिया है, हिगलवादी और मार्क्सवादी ने। मतलब ऐसे लोग जो हिगलवादी को मानते हैं और दूसरे मार्क्सवादी को मानते हैं, उनकी असफलता ने इसको क्या दिया, उत्तर आधुनिकता उपागम को जन्म दिया है। ठीक है, मतलब हिगलवादी लोग और मार्क्सवादी लोग जब इनको एक मतलब असफलता मिली थी तो उसके कारण इन्होंने एक उपागम बना दिया जिसको हम बोलते हैं उत्तर आधुनिकता उपागम। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो इसके पक्ष में कई विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए, मतलब इसके पक्ष में मतलब जो इसके फेवर में लोग हैं उन्होंने अपने अपने मत रखे। ठीक है, उनके अनुसार विश्व इतना सामंजस्यपूर्ण है और निरंतर और व्यापक नहीं है। ठीक है, मतलब इसने बताया गया कि विश्व इतना बड़ा भी नहीं है और इसको लगातार चलाया भी नहीं जा सकता जितना कि प्राचीन विचारक समझते हैं। ठीक है, मतलब पुराने के विचारक जो हैं, पहले वाले जो विचारक हैं जो विचार करते हैं राजनीति के ऊपर, तो वो जैसा समझते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल, बल्कि बहुत सी मान्यता ऐतिहासिक रूप से आत्मनिर्भर है। ठीक है,
जैसे हिगल और मार्क्स के इतिहास के दर्शन से इतिहास का सही अर्थ नहीं समझा जा सकता। देखो बहुत सारे इतिहासकार हैं, बहुत सारे विचारक हैं, उनके अनुसार अगर हम इतिहास को जानने की कोशिश करें, मतलब लगभग जो होते हैं, देखो इतिहासकार का काम क्या होता है, इतिहास के बारे में खोजबीन मतलब खोज करना, साथ ही साथ उसके बारे में डिटेल से बताना। ठीक है, विचारक क्या करता है, उस पर अपने मत भी रखता है। ठीक है, कुछ लोग पक्ष में रखते हैं, कुछ लोग विपक्ष में रखते हैं। तो दूसरी बात इसमें ये निकल के आती है, हिगल और मार्क्स ये दो ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास के बारे में बताया, और भी बाकी थे, लेकिन हम इसमें इनके बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर आधुनिकता जो उपागम है वो इन दोनों की असफलता से बना है। ठीक है, जो उत्तर आधुनिकता तरीका है ना, उपागम का मतलब तरीका। ठीक है, तो इतिहास को जानने का जो तरीका है वो इन्होंने बताया था, हिगलवादी और मार्क्सवादी लोगों ने। तो इसलिए हम इसमें इन दोनों की बात करेंगे, बाकी की नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मतलब कि इतिहासकार है, लेकिन हम इन दोनों को इम्पोर्टेंस देंगे इसके अंदर। तो बात ये आती है हिगल और मार्क्स, इसके इतिहास के दर्शन से, मतलब इन्होंने इतिहास के बारे में जो भी लिखा है उससे इतिहास का सही अर्थ नहीं समझा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग इतिहासकार है या विचारक है जिन्होंने अपने अपने मत रखे। तो हम किसको इंक्लूड करें कि इतिहास असलियत में क्या था। ठीक है, क्योंकि सबके जो है परसेप्शंस क्या है, अलग अलग है। ठीक है, सबके जो मतलब कि वे है ना इतिहास को बताने की वो सेम है, लेकिन बात ये अब आती है कि वर्ड्स अलग हैं। तो और साथ ही साथ कुछ लोग अलग भी मतलब कि थ्योरी बना देते हैं। ठीक है, तो हिगल और मार्क्स के इतिहास के दर्शन से हम इतिहास का सही अर्थ नहीं बता सकते। उत्तर आधुनिक उपागम स्थायी नहीं है, मतलब ये स्टेबल नहीं है, मतलब परमानेंट एक तरीके से कह सकते हैं, फिक्स्ड नहीं है। दूसरी बात, आधुनिक तकनीक ने मतलब जो आज की तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसने मनुष्य के दमन के लिए अवसर बढ़ा दिए हैं। तो देखो उत्तर आधुनिक उपागम, इससे बात ये भी पता लग रही है, उत्तर मतलब बाद में, आधुनिक मतलब जो अभी मतलब टेक्नोलॉजी जो है ना वो बढ़ती जा रही है, आधुनिक होती जा रही है। ठीक है, आज के समय की टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो ये स्थायी नहीं है, मतलब ये बदलती जा रही है बार बार। ठीक है, दूसरी बात, आधुनिक तकनीक ने मनुष्य के दमन के लिए अवसर बढ़ा दिए। पहले जो टेक्नोलॉजी थी बढ़िया थी। ठीक है, जिसमें ना इंसान मतलब क्या करता था, श्रम करता था, मजदूरी करता था। ठीक है, और साथ साथ मेहनत भी करता था, और जिससे क्या होता था वो फिज़िकल एक्टिविटी में मतलब जुड़ा रहता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, फिज़िकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, और लोगों को ना मतलब कि सब कुछ काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया, बैठे बैठे करना पड़ता है। तो जिससे ना कई सारी बीमारियां भी आ जाती है। तो देखो जैसे कि टेक्नोलॉजी मतलब कि आधुनिक होने से क्या हुआ, देखो सबसे पहली बात कंप्यूटर, लोग ज़्यादातर कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, और कुछ लोग फ़ोन पे भी ज़्यादा लगे रहते हैं, तो जिनसे उनकी आई वीक होती जा रही है। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ लोग जो है ज़्यादातर बैठे बैठे काम करते हैं। पहले फिजिकल एक्टिविटी होती थी, लेकिन आज क्या हो रहा है, पहले श्रम प्रधान था, लेकिन आज पूंजी प्रधान होता है, मतलब सारा काम मशीनों से होता है या टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, कोई भी मेहनत करना नहीं चाहता। ठीक है, पहले साइकिल का यूज़ किया जाता था आने जाने के लिए भी, जब पैदल जाते थे, लेकिन आज क्या लोगों के पास स्कूटी है, बाइक है, कार है, तो वो बैठे बैठे ही चले जाते हैं। जिससे क्या होता है, वो रेस्ट ज़्यादा लेते हैं और उनका जो मोटापा है बढ़ जाता है। और ये 5 बीमारियों में से जो सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है, 5 उनमें से एक है। इसी प्रकार ना जैसे कि इसमें बताया गया है कि उत्तर आधुनिक मतलब कि आधुनिक तकनीक से मनुष्य के दमन के लिए अवसर बढ़ा दिए गए हैं, मतलब बढ़ा दिए हैं। तो इस ये जो है अपना पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है अगर हम प्रेजेंट को देखें तो, और ये फ्यूचर में जाके और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब मनुष्य के दमन के अवसर बढ़ जाएंगे। देखो पहले फैक्ट्री वगैरह भी नहीं होती थी, लेकिन अब फैक्ट्री ज़्यादा हो गई है, उसके अंदर मशीन भी होती है, उससे जो रिलीज़ होता है ना, मतलब जो भी धुआं वगैरह या फिर निकलता है, तो पॉइजनस गैस होती है एक तरीके से, मतलब जहरीली गैस होती है। तो वो एनवायरनमेंट को ख़राब कर देती है। अब एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा तो उसके अंदर हम भी रहते हैं, तो एक तरीके से हमारा दमन भी होना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो देखो उत्तर आधुनिक उपागम में कई सारे तर्क रखे जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ना उत्तर आधुनिक का उपागम में कई सारे तर्क जो है वो रखे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया, आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो, और उसके अलावा जो मैंने आपको मतलब थ्योरिकली या फिर जो मतलब ओरल बताया था वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो थर्ड बताया गया है नया ऐतिहासिक उपागम। ठीक है, नए इतिहास के लिए उपागम, नए इतिहास को जानने का तरीका। देखो R.G. कॉलिंगवुड, इसने 1960 के दशक में नया ऐतिहासिक उपागम दिया था। ठीक है, R.G. कॉलिंगवुड है, इन्होंने 1960 के दशक में मतलब 1960 से लेकर 1970 तक इसमें नया ऐतिहासिक उपागम दिया था, इसको पेश किया था। उनका मानना क्या है आप देखते हैं, R.G. कॉलिंगवुड का मानना क्या है। ठीक है, R.G. कॉलिंगवुड
इनका मानना है कि इतिहास शाश्वतता के बारे में नहीं है, ठीक है, बल्कि उन प्रश्नों के लिए है जिनके लिए विभिन्न दार्शनिकों ने उत्तर खोजे हैं। इसका मतलब ये है, शाश्वतता जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे वर्ड, उसका मतलब ये है कि इतिहास जो है ना अनंत नहीं है, ठीक है, अनंत के बारे में नहीं, मतलब इसका ना एक टाइम पीरियड होता है कि मतलब कि कहाँ से वो शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म है, मतलब कि आज ही ख़त्म हो, जैसे कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ थोड़ी देर बाद ये भी हिस्ट्री बन जाती है, ठीक है, इतिहास बन जाता है, क्योंकि ये समय बीत चुका है, भूतकाल हो चुका है, पास्ट हो चुका है, ठीक है। तो एक तरीके से इतिहास जो है ना वो अनंत काल के बारे में नहीं है, मतलब अनंत तक नहीं है, बल्कि उन प्रश्नों के लिए जिनके लिए विभिन्न दार्शनिकों ने उत्तर खोजे हैं। मतलब देखो, इतिहास केवल वही है जो दार्शनिक होते हैं, विचारक होते हैं या ज्ञानी, उनको लगता है कि इसके मतलब हो कोई जगह है उसके बारे में उनको खोजबीन करें, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं खोजेंगे, वो इम्पोर्टेंट थिंग्स जो होती है ना उस जगह की वो खोजेंगे, जिससे उनको कुछ ना कुछ प्राप्त हो, ठीक है। तो इतिहास ना अनंत काल के बारे में नहीं होता या सभी चीज़ों के लिए नहीं है, ठीक है। तो इतिहास केवल वही है उन प्रश्नों के लिए है जिनके लिए विभिन्न दार्शनिकों ने उत्तर खोजे हैं, बस। आगे बोला गया है कि कोलिंगवुड मतलब आरजी कोलिंगवुड जिन्होंने ये ऐतिहासिक उपागम दिया है, ठीक है, उनका मानना ये भी है, उनका कहना ये भी है कि प्रश्न तेज़ी से बदलते हैं, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन है ना वो तेज़ी से बदलते रहते हैं, लेकिन प्रासंगिकता में, मतलब जब उनकी ज़रूरत होती है तब। यदि हमसे किसी तथ्य या किसी भी प्रश्न का अर्थ समझने को कहा जाए, कोई भी वर्ड है उसका अगर अर्थ समझने को कहा जाए, तो सबसे पहले हम उसी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे जो सिद्धांतकार ने लिखी है और उसका हल ढूंढा है, ठीक है, मतलब जो सिद्धांतकार ने लिखा हुआ है ना उसी का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, देन उसके बाद ही उसका हल ढूंढ पाएंगे हम, ठीक है। तो सेम प्रोसेस वही है, बस नया ऐतिहासिक उपागम यही कहलाता है, ठीक है। इसको किसने बनाया था? आरजी कोलिंगवुड ने 1960 के दशक में, मतलब 1960 से 70 के बीच में। क्लियर। देखते हैं अब अपना फोर्थ मार्क्सवादी उपागम, ठीक है। इनकी जो है बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है जब हम इतिहास को पढ़ते हैं या पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं। तो देखो, मार्क्स के अनुसार पाठ्य वस्तु या ग्रंथ की व्याख्या का कार्य जिन वास्तविकताओं को अप्रत्यक्ष छुपाया गया है उन्हें सामने लाना है, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ें या ऐसी पाठ्य वस्तु जो पढ़ने लायक हो या ग्रंथों की व्याख्या का कार्य, ठीक है, किसी भी कार्य को जो मतलब कि रियल है लेकिन उसको अप्रत्यक्ष उससे इनडायरेक्ट रूप से छुपाया गया, उन्हें सामने लाना है। ये कौन कहता है? मार्क्स कहते हैं। ये उपागम संदेहात्मक भाष्य विज्ञान कहलाता है। देखो बिल्कुल करेक्ट है ये। तो देखो, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको ना हमसे छुपाया जाता है, इतिहास के अंदर वो घटित हुआ लेकिन वो हमसे छुपाया जाता है। तो मतलब मार्क्सवादी उपागम है जिनके अंदर जो मार्क्स है ना वो ये कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो पढ़ने लायक है और ऐसी ग्रंथ जिनकी व्याख्या की जा सकती है तो वो रियल तो होंगे लेकिन उनको हमसे छुपाया जा रहा है। मतलब जो रियलिटी में हुआ था वो नहीं दिखाया जा रहा, कुछ और ही दिखाया जा रहा है। इतिहास जैसे मान के चलो कोई इतिहास है, ठीक है, कुछ भी घटित होता है तो उसके अंदर ना जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो छुपाई गई होती है, ठीक है। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवील की जाती है लेकिन जो बुरी चीज़ें होती है वो हमारे से छुपा दी जाती है, तो हमें वो चीज़ नहीं प्राप्त हो पाती। तो यही बताया गया इसके अंदर, मार्क्स के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें जो पढ़ने लायक होती है और उसकी व्याख्या भी की जा सकती है, दूसरी बात, और रियल भी होती है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो हमारे से क्या करते हैं? छुपाई जाती है, बस, और उन्हें हमें सामने लाना होता है। तो ये बात कौन कहता है? मार्क्सवादी उपागम के अंदर मार्क्स कहते हैं। ये उपागम संदेहात्मक होता है, मतलब इस उपागम को हम संदेहात्मक भाष्य विज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल शक किया जाता है। इतिहास को जब भी जानने की कोशिश की जाती है तो शक किया जाता है कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो हाइड की गई है, छुपाई गई है, उसको हमें सामने लाना है। मतलब इसके अंदर ना कुछ भी चीज़ ना पहले स्वीकार नहीं की जाती, मतलब उस पर पहले शक करेंगे फिर उसके बाद ही उसको देखेंगे, देन उसके बाद ही वास्तविकता को जानने की कोशिश की जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो रियलिटी मतलब जो दिखाया जा रहा है ना उन पे भरोसा नहीं करते, ठीक है। जो दिखाया जा रहा है उस पर तो मतलब करेंगे ही, सॉरी इसमें मतलब करेंगे, जैसे मान के चलो कोई इतिहास है वो दिखाया जा रहा है तो उस पर भरोसा होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा, ठीक है, उस पर डाउट भी बना रहेगा और वो और जानने की कोशिश करते हैं। तो ये मार्क्सवादी उपागम के अंदर आएगा, ठीक है। तो उनको डाउट बना रहता है। इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या है? अपना डाउट। कोई भी चीज़ अगर रिवील की जाती है, शो की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है, दिखाई जाती है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, उन जो भी देखने वाला है वो थोड़ा सा डाउट करता है और साथ ही साथ और जानने की कोशिश करता है कि इसके अंदर हाइड क्या किया गया है,
ठीक है। तो देखो, जो किसी भी मूल्य को यूं ही स्वीकार नहीं करता बल्कि उसको संदेह की दृष्टि से देखता है, मतलब शक की नज़रों से देखता है और वास्तविकता को जानने की कोशिश करता है, ठीक है। वो वहीं पे नहीं रुक जाएंगे कि इन्होंने इतिहास दिखाया बस इतना हो गया, नहीं। कोई भी चीज़ हो, इतिहास नहीं ज़रूरी नहीं है इतिहास के लिए ये होगा, कोई भी चीज़ अगर उनको दिखाई जाती है या उनको पढ़ाई जाती है तो उस पर पूरा भरोसा नहीं करते, ठीक है। पढ़ तो लेंगे लेकिन पूरा भरोसा नहीं करेंगे, और साथ ही साथ और जानने की कोशिश करते हो, ठीक है, कि रियलिटी में ऐसा हुआ क्या था। अब इसके बाद अपना आता है पांचवा, महिलावादी उपागम। देखो, महिलावादी उपागम में मतलब सेम बस यही बात है। महिलावादी मतलब होता है ये स्त्री से रिलेटेड होगा, मतलब नारीवाद से रिलेटेड है। राजनीतिक विचार के इतिहास और उनके अध्ययन, ठीक है। राजनीतिक विचार का इतिहास मतलब हिस्ट्री जो हो गई, और उनको पढ़ने से और साथ ही साथ व्याख्या में नारीवाद ने अपना अलग प्रभाव छोड़ा है, ठीक है। नारीवाद का भी एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है इसके अंदर। तो देखो, नारीवाद दृष्टिकोण लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों को रखता है, मतलब लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्री में जो भी भेदभाव किए जाते हैं उससे रिलेटेड जो मुद्दे रखते हैं वो किसके अंदर होते हैं, नारीवाद के अंदर। यह राजनीतिक सिद्धांत की जांच का एक नया दृष्टिकोण है। तो देखो, नारीवाद ना एक ऐसा तरीका है सशक्तिकरण का, मतलब सशक्तिकरण मतलब होता है एक तरीके से शक्तिशाली, महिलाओं को शक्तिशाली बनाने का एक तरीका है ये। तो देखो, ये राजनीतिक सिद्धांत की जांच का एक नया दृष्टिकोण है, ठीक है। अब देखो, इसके थ्रू ना राजनीतिक के अंदर या फिर पॉलिटिक्स के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर महिलाओं को, मतलब महिलाएं ना प्रभावित होएगी, महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले सकती है, ठीक है। पुरुष और स्त्री दोनों बराबर है इसके अंदर, हम इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तरीका कैसे है महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने का। तो देखो, इसमें जो है ना सुजेन ओकिन, इनका कहना है कि राजनीतिक दर्शन की परंपरा, महान परंपरा हमेशा से पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए और पुरुषों के बारे में ही लिखी गई है, ठीक है। जो भी परंपरा है ना, राजनीतिक दर्शन की जो भी परंपराएं हैं जो चली आ रही है वो पुरुषों के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। मतलब इतिहास में ज़्यादातर जो बातें हैं या पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी कह लो तो पुरुषों के लिए ही है वो, और साथ साथ पुरुषों के बारे में ही लिखा हुआ है, स्त्रियों के बारे में उनमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। बहुत से इतिहासकार जो पुरुष थे, ठीक है, इतिहासकार आएगा। देखो, मतलब जो भी इतिहासकार है जो इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, इतिहास की खोज करते हैं, ठीक है, ये सॉरी किसी भी जगह जाते हैं और वहाँ पे इतिहास खोजबीन करते हैं और साथ ही साथ उसको लिखवाते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूरी दुनिया को बताते हैं। तो इतिहासकार जो है ना वो ज़्यादातर क्या थे, पुरुष थे। उन्होंने स्त्रियों के इतिहास को नकारा, मतलब कभी भी इतिहासकार खोजबीन करने के लिए जाएंगे इतिहास की, ठीक है, किसी भी जगह के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वो स्त्रियों के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करते। अगर उस समय स्त्रियों ने भी बड़ी भूमिका निभाई होगी तो भी नहीं, और उनके साथ अगर बुरा घटित भी हुआ होगा तो भी नहीं जिक्र करते, ठीक है। तो इतिहासकार पहले ऐसे करते थे, लेकिन आजकल इतिहासकार क्या करते हैं, स्त्रियों की भूमिका भी दिखाई जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, 12th पास हो गई, फिर उसके बाद 12th के बाद भी आपने सेमेस्टर 4 तक पढ़ चुके हो, तो उसमें देखा होगा नारीवाद की भूमिका के बारे में, ठीक है, और स्त्रियों के साथ कैसे कैसे अत्याचार किया जाता है, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा पहले इतिहास के अंदर। इतिहासकार चाहे तो उनको हाइड भी रख सकते थे, लेकिन मार्क्सवाद जो होते हैं वो क्या करते हैं, मार्क्सवादी लोग वो वास्तविकता को जानने की कोशिश करते हैं। तो इतिहास एक तरीके से हमारे सामने निकल कर आ ही सकता है, कोई ना कोई ऐसा इतिहासकार होगा जो हमारे सामने वो चीज़ रखेगा, या विचारक होगा जो अपने विचार रखेगा इसको लेकर, ठीक है। तो देखो, बहुत से इतिहासकार जो पुरुष थे उन्होंने स्त्रियों के इतिहास को नकारा है। नारीवाद इतिहासकारों ने नायिका और नायकों को ढूंढ निकाला, ठीक है। मतलब नारीवादी इतिहासकार, जब नारियों ने क्या करा, इतिहासकार को जानने की कोशिश की। देखो, पहले इतिहासकार जो होते पुरुष थे ज़्यादातर, तो उन्होंने स्त्रियों के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, मतलब की भी होगी तो भी उसको रिटर्न बाय रिटर्न मतलब नहीं लिखवाया, ठीक है। दूसरी बात करें तो देखो, नारीवाद इतिहासकारों ने मतलब जब इतिहास है ना, अगर स्त्रियों ने ढूंढना शुरू करा तो उसके बाद ना उन्होंने नायकों और नायिकाओं दोनों के बारे में ढूंढ निकाला कि इतिहास के अंदर नायिकाओं मतलब कि हीरोइन और हीरो की भी एक भूमिका होती है। दूसरे चरण में नारीवाद स्त्रियों ने प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मील आदि के ग्रंथों की बुराई की, मतलब आलोचना की थी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसे रीड करना है, ठीक है। महिलावादी उपागम, और इसके अंदर चाहे तो आप नारीवाद के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। नारीवाद के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, 4th सेमेस्टर के अंदर था वो, ठीक है, तो उसको आप
दृढ़ कर सकते हो। अब इसके बाद आता है अपना सर्वाधिकवादी उपागम। सर्वाधिकवादी उपागम का प्रयोग करने वालों में सबसे पहले कौन है? कार्ल पॉपर का नाम आता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक में खुले समाज और शत्रु में प्लेटो और मार्क्स तक को रख दिया। देखो सर्वाधिकवाद उपागम जो है ना, इसके अंदर सबसे पहली बात इसको यूज़ करने वाला कौन था? कार्ल पॉपर, ठीक है। दूसरी बात करें, इन्होंने क्या बताया था, अपनी पुस्तक लिखी थी, उसमें बताया खुले समाज के बारे में बढ़िया बढ़िया बातें लिखी, लेकिन बुराई किसकी करी? प्लेटो और मार्क्स की, ठीक है। उनको क्या बना लिया? दुश्मन, शत्रु बना लिया उन्होंने। उसने आधुनिक, जो कार्ल पॉपर है, उसने आधुनिक सर्वाधिकवाद की जड़ों की जांच करने के लिए इन ग्रंथों की छानबीन की। मतलब मार्क्स और दूसरा कौन था अपना? ये थे प्लेटो, ठीक है। मार्क्स और प्लेटो की ना जो ग्रंथ है, जो भी उन्होंने लिखा, उसकी छानबीन की थी ताकि वो सर्वाधिकवाद की जड़ों की जांच कर सके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जांच करी थी उन्होंने। हिगल द्वारा लिखी गई एक पुस्तक फिलॉसफी ऑफ राइट्स, इसमें लिखा था कि जो तार्किक है वही वास्तविक है। मतलब जिसके ऊपर बात की जा सकती है, जिसके ऊपर पॉइंट रखा जा सकता है, वही रियल है, और जो रियल है उसके ऊपर पॉइंट रख सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इसी के ऊपर बताया था हिगल ने भी और कार्ल पॉपर ने भी, ठीक है। कार्ल पॉपर ने बस इतना बताया था, खुले समाज के बारे में अच्छा लिखा, और बाकी प्लेटो और मार्क्स के बारे में बुराई की थी, और उनके जो ग्रंथ है उनकी छानबीन की थी। इसके अंदर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी 7th अपना लास्ट, तो देखो 7th अपना मनोविश्लेषणात्मक उपागम। इस उपागम के पिता या लेखक या प्रणेता, ठीक है, बात एक ही है, प्रणेता कह लो, पिता कह लो या लेखक कह लो, वो है सिगमंड फ्राउड, ठीक है, वो माने जाते हैं। इन्होंने अब सपनों की व्याख्या, रोजमर्रा की मनोविकृति से संबंधित अनेक ग्रंथ लिखे। मतलब इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, सपनों की व्याख्या भी की है, ठीक है। जो ये सपना देखते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया अपने, या फिर एक तरीके से कह सकते हो कि जो सपना है ना उसको पूरा कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में भी, मतलब एक तरीके से स्वप्न के बारे में बताया, और कुछ नहीं है, ठीक है। रोजमर्रा की मनोविकृति से संबंधित, मतलब डेली से रिलेटेड, मतलब जो डेली एक्टिविटी करते थे मनोविकृति, उससे संबंधित अनेक ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। बहुत सारे ग्रंथ लिखे रखे हैं, जो मेन है वो मैंने बता दिए, ठीक है। मार्क्सवाद की तरह मनोविश्लेषणात्मक की व्याख्या भी संदेह को जन्म देती है। तो मार्क्सवाद की तरह ना मनोविश्लेषणात्मक उपागम है, उसमें भी इसी तरह से है। वो कभी भी जल्दी से विश्वास नहीं करते इतिहास पर, जो भी वो पढ़ते हैं तो उसको और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे कुछ हाइड भी है, उसको हम निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। जो भी रिवील किया जाता है, जो भी इतिहास इनको दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उस पर जल्दी से भरोसा नहीं करते। सो गाइस, इसी 7वें पॉइंट के साथ अपना जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, जो अभी हमारी बुक स्टार्ट की थी हमने, तो इसके 2 पार्ट थे। अभी एक मैं बना चुका था और एक अभी जो मैंने आपके सामने पढ़ा, क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है। इसका जो यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 है, कालजी ग्रंथ एवं अध्ययन के विभिन्न उपागम, ये अपना फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।